भारत का 3/4 क्षेत्रफल तो गर्मी वाला है, और गर्मी वाला नहीं, भयंकर गर्मी वाला। हिमालय क्षेत्र को छोड़ दें थोड़ी देर के लिए, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और थोड़ा बहुत हिमालय की तलहटी में भारत का जो इलाका पड़ता है, इसको थोड़ी देर के लिए छोड़ दें, जो मुश्किल से 1/4 इलाका है, बाकी तो सारा इलाका गर्मी वाला है। हमारे यहाँ भयंकर गर्मी होती है तो 50 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान ऊपर निकल जाता है, और साधारण गर्मी भी होती है तो भी तापमान 25, 26, 27 डिग्री सेंटीग्रेड के आसपास रहता है। 27 डिग्री से 50 डिग्री के बीच में कभी भी पसीना आपको आ सकता है। तो माने शरीर में पसीना आ जाए, इतनी गर्मी आपके सामान्य वातावरण में हो, उसमें सूट पहन के, कोट पहन के, टाई लगा के दूल्हे राजा शादी कराने के लिए जाते हैं, वकील कोर्ट में जाते हैं बहस करने के लिए। भारत की ग्रामीण अर्थव्यवस्था 150 साल पहले तक ऐसी थी कि 18 किस्म के कारीगर सभी गांवों में होते थे। लोहे का काम करने वाले लोहार, सोने चांदी का काम करने वाले सोनार, कपड़े को बुनने वाले बुनकर, रुई आदि कपास को सूत बनाने वाले धुनकर, तेल निकालने वाले तेली, ऐसे बांस का और लकड़ी का काम करने वाले बढ़ई, ऐसे 18 किस्म के कारीगर सब गाँव में होते थे। तो ऐसे कारीगरों पर आधारित, किसानों पर आधारित बहुत खूबसूरत गाँव की व्यवस्था इस देश में चला करती थी। जितने महान वैज्ञानिक इस देश में हुए, सबने मातृभाषा में पढ़ाई की, इसलिए वैज्ञानिक। ताजा उदाहरण देता हूँ, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम, सबसे उच्च कोटि के वैज्ञानिक, उनकी 12वीं तक की पढ़ाई तमिल भाषा में हुई है। और जब उनको कहा गया कि आप इतने ऊंचे वैज्ञानिक कैसे बने, तो उन्होंने कहा 12वीं तक तमिल में पढ़ा, इसलिए इतना ऊंचा बन पाया। इस देश के एक और महान वैज्ञानिक हैं डॉक्टर विजय भटकर, जिन्होंने सबसे पहला सुपर कंप्यूटर बनाकर इस देश को दिया। डॉक्टर विजय भटकर की 12वीं तक की पढ़ाई मराठी में हुई, और वो कहते हैं कि मैं इतना ऊंचा संशोधन कर सका क्योंकि मराठी में सोचता हूँ। प्रोफेसर एमजी के मेनन, उनकी पढ़ाई मलयालम में हुई। डॉक्टर भाभा, जिन्होंने पहला परमाणु बम का इस देश में परीक्षण कराया, ये सब वैज्ञानिक मातृभाषा में से निकले हुए हैं। आप जानते हैं गेहूं भारत में भी पैदा होता है, गेहूं ब्रिटेन में भी पैदा होता है, गेहूं कनाडा में भी पैदा होता है, गेहूं अमेरिका में भी पैदा होता है, यूरोप के और भी कई देशों में गेहूं पैदा होता है। उसी गेहूं के आटे से खाने के लिए सैकड़ों तरह की चीजें हम बना सकते हैं, पूरी, पराठा, रोटी आदि के स्तर पर। यूरोप के पास भी वही गेहूं का आटा है, लेकिन उनके पास बनाने के लिए 2 ही चीजें हैं, या तो पाव रोटी या डबल रोटी। अब भारतवासियों का ये दुर्भाग्य है कि जिस भारत देश में हजारों साल से सैकड़ों किस्म के गेहूं के आटे से बनने वाले व्यंजन रहे हों, वो भारतवासी सवेरे से शाम तक पाव रोटी और डबल रोटी खाते हैं। वो पिज्जा, बर्गर, हॉट डॉग इन्हीं नामों पे है। बहुत दुख होता है कि भारत में 60 से 70% बीमारियां खराब पानी के कारण है, गंदे पानी के कारण। अब मरीजों को और हमारे देश के सभी साधारण नागरिकों को ये बताया जा सकता है कि भाई पानी को ठीक करके पियो, उबाल करके पियो, छान करके पियो, इसकी गंदगी से आप इतनी बीमारियों से परेशान। डायरिया तो आप जानते हैं कि खराब पानी से ही होता है, हैजा तो आप जानते हैं खराब पानी का ही दुष्परिणाम है, लीवर की कई सारी बीमारियां बहुत सारे गंदे पानी के कारण, खराब पानी के कारण। तो ये साधारण सी बात है, हमारे मरीजों को ध्यान में आप लाते रहें और उनको थोड़ा एजुकेट करते रहे तो बहुत बड़ा काम आप सब कर सकते हैं। हम हिंदुस्तान में, भारत में देखते हैं छोटे छोटे गांव के लोग मरीज बन के डॉक्टर के पास जाते हैं, डॉक्टर उनके प्रेस्क्रिप्शन स्लिप पे कोई दवा लिख देता है, मरीज उसको पढ़ नहीं सकता, सिर्फ कोई विशेषज्ञ ही उसको पढ़ सकता है। कितना बड़ा दुर्भाग्य है किसी मरीज का कि जो दवा उसको दी जा रही है वो दवा खुद नहीं पढ़ सकता और जान नहीं सकता कि ये दवा क्या है। दुनिया के किसी देश में ऐसा देखने को नहीं मिलता। आप रूस में जाएंगे, सब दवाएं रशियन में लिखी मिलेंगी। आप जर्मनी में जाएंगे, सब दवाओं को जर्मन में लिखा जाएगा। फ्रांस में जाएंगे, फ्रेंच में लिखा जाएगा। जापान में जाएंगे, जापानीज में लिखा जाएगा। चीन में जाएंगे, चाइनीज में लिखा जाएगा। ये अद्भुत एक देश भारत है दुनिया का, जहाँ 1% से कम लोग अंग्रेजी समझते हैं और सब दवाओं के बारे में जानकारी अंग्रेजी में दी जाती है। भारत की एक चीज बिकने के लिए जाती थी दुनिया के बाजार में, वो थी ईंट। सबसे बेहतरीन क्वालिटी की ईंट भारत में ही बनती है, पतली सी एकदम, जिसकी उम्र 1000 साल तक है। आपने पुराने किले देखे हैं? शिवाजी महाराज के किले महाराष्ट्र में जाके देखिए, राणा प्रताप का किला आप देखिए
राजस्थान में जाके देखिए, चित्तौड़गढ़ में जितने पुराने किले हैं उसमें पतली पतली ईंट लगी हुई है ना, हजारों साल उसकी उम्र होती है। तो वो पतली ईंट हम बनाते थे। दुनिया के बहुत सारे देश हमसे ईंट खरीद के ले जाते थे। ईंट को ईंट से जोड़ने के लिए हमारे यहाँ चूना बनता था और वो चूना दुनिया के देशों में हम बेचते। तो हमारी ईंट बेचते थे तो भी हमको सोना चांदी ही मिलता, चूना बेचते थे तो भी सोना चांदी ही मिलता था, कपड़ा बेचते थे तो भी सोना चांदी मिलता, लोहा बेचते थे तो भी सोना चांदी मिलता था। अभी जो शिक्षा हम लेते हैं वो मैकॉले की है। मैकॉले ने जो पाठ्यक्रम तय किया वही हम पढ़ते हैं और दुर्भाग्य से मैकॉले जो पाठ्यक्रम हमको दे गया वो इतना रद्दी और बेकार का है जो जिंदगी में कभी काम नहीं आता। हम पढ़ते हैं, रटते हैं, कक्षा में जाकर उल्टी करते हैं। कॉपी पे लिखना माने उल्टी करना। 100 में से 96 नंबर ले आते हैं। अब उसका शहद लगा के चाटें तो क्या निकलता है उस 96 नंबर। जिंदगी में काम नहीं आती वो शिक्षा। क्या पढ़ाई हुई है मेरी? मैंने बचपन में पढ़ा x + y होल स्क्वायर = x² + 2xy + y²। अब मेरे समझ में नहीं आता कि करूं क्या इसका मैं मेरी जिंदगी में। हमारे देश में श्री राम ने हमेशा खड़ाऊ पहनी, लक्ष्मण जी हमेशा खड़ाऊ पहनते रहे। बजरंगबली को देखे, हनुमान जी को, वो खड़ाऊ पहनते रहे। श्री कृष्ण खड़ाऊ पहनते रहे कि श्री राम ने अपना राज्य तो खड़ाऊ की मदद से ही चलाया। भगवान श्री राम तो गए नहीं गद्दी पर, कुर्सी पर बैठने के लिए। उनकी खड़ाऊ रखी रहती थी कुर्सी और गद्दी पर, उसके द्वारा राज्य चलाया जाता था। ऐसा राज्य राम राज्य, और वो खड़ाऊ के द्वारा संचालित हुआ हो 14 वर्ष। और भरत जो श्री राम के अनुज छोटे भाई, जब उनको बुलाने के लिए गए वन में तो श्री राम ने कहा कि मेरी खड़ाऊ ले जाओ। तो बहुत खुशी के साथ भरत उन खड़ाऊ को अपने सिर पर रखकर राम राज्य तक लेके आए, माने अयोध्या तक लेके आए। खड़ाऊओं का स्थान सिर में रहा है, हमने अब वो जूते को देना शुरू कर दिया है। क्या हमारी संस्कृति का पतन हुआ है। पाँव जो होता है ना, नीचे का हिस्सा, ये अक्सर खुला हुआ रहना चाहिए ताजा हवा के लिए, लेकिन हमने एक तो जूते डाल लिए, जूते के ऊपर और मोजे चढ़ा लिए, तो मोजे के अंदर पसीना भरता रहता है और जूतों के कारण वो और ज्यादा बढ़ता रहता है। तो मोजों में इतनी तेज बदबू आती है। ये मोजे की जरूरत भारत में नहीं है, ये यूरोप में है, इंग्लैंड में है, कनाडा में है, अमेरिका में है, क्योंकि बर्फ पड़ती है। कुछ कुछ क्षेत्र में तो 8 महीने तक बर्फ पड़ती है, तो ज्यादा बर्फ पड़े तो पाँव एकदम गलने लगते हैं। तो ऐसी स्थिति में मोजे और जूतों की जरूरत पड़ती है। भारत में तो कम से कम 3/4 इलाका ऐसा है जहाँ कभी बर्फ नहीं पड़ती और 1/4 इलाके में साल में 15-20 दिन, बहुत अधिक तो महीने भर बर्फ पड़ती है। पूरे भारतवासी मोजे पहन के घूमते रहते हैं, भरी गर्मी में मोजे पहने रहते हैं कि अगर मान लीजिए आपके ऊपर कोई अन्याय हुआ, आप अदालत में जाना चाहते हैं और अदालत में अपनी बात कहना चाहते हैं, तो आप अपनी बात को पहले असमिया में, बांग्ला में या किसी और मातृभाषा में वकील को समझाइए, फिर वकील उसी भाषा को भाषांतरित करके अंग्रेजी में जज को समझाएगा, फिर जज अंग्रेजी में उसी बात को वकील को समझाएगा, फिर वकील उसी बात को भाषांतर करके आपको समझाएगा। क्या सत्यानाश कर रहे हैं पूरी व्यवस्था का। कितना समय खराब कर रहे हैं, कितनी शक्ति बर्बाद कर रहे हैं। मेरे और न्यायाधीश के बीच में किसी तीसरे आदमी को आने की कोई जरूरत नहीं पड़ती अगर मातृभाषा में ये सारा काम हो रहा होता। मैं पैसा खर्च करूं मेरे न्याय के लिए और न्याय मिले मुझे विदेशी भाषा में, इससे ज्यादा शर्म और अपमान की कोई दूसरी बात नहीं हो सकती। पहली बार इस देश में 1760 में शराब पी गई और वो कलकत्ता में पी गई और वहां पर एक अंग्रेजी शराब की दुकान पर पहली बार शराब बिकी और भारतवासियों ने पी और उस शराब की दुकान को स्थापित कराया रॉबर्ट क्लाइव नाम के एक अंग्रेज ने। और उसने जब कंपनी का राज चलता था इस देश में, ईस्ट इंडिया कंपनी का, तो कानून बनवाया, कानून से लाइसेंस दिया गया और उस लाइसेंस के आधार पर कलकत्ते में पहली शराब की दुकान खुली 1760 में। और उस शराब की दुकान पर आकर भारतवासियों ने शराब पीना शुरू किया। वो कहता है कि मैंने सबसे पहले मुफ्त में शराब पिलाई भारतवासियों को। भारत में ऐसा भी रहा है कि कुछ समय जब बहुत ठंड पड़ती रही है तो खड़ाऊ का उपयोग नहीं कर सकते, तो जूतियां इस देश में बनाई जाती है। जूतियां बहुत वैज्ञानिक है, जूतों की तुलना में तो बहुत ज्यादा वैज्ञानिक है। मैंने देखा राजस्थान में, मध्य प्रदेश में, गुजरात में, महाराष्ट्र के कई इलाकों में जूतियां बनती हैं। जूतियां इतनी अद्भुत होती हैं कि सीधे या उल्टे दोनों पैरों में दोनों को पहन सकते हैं। जूते की तरह से नहीं होती, जूते को एक ही पैर में पहना जा सकता है, दूसरे पैर का जूता दूसरे पैर में नहीं आता। इसका माने जूतियां
जूतों से श्रेष्ठ है, क्योंकि वो भारतीय और स्वदेशी उत्पादन का निशानी है, और जूता ये विदेशी उत्पादन की निशानी है। तो ये जूते में हम फंस गए। ये विदेशी पश्चिमी अंधानुकरण या अंग्रेजी अंधानुकरण की दूसरी बड़ी निशानी है। आपके मन में एक गलतफहमी ये हो सकती है कि गुरुकुल का माने खाली संस्कृत पढ़ाई जाती होगी, गुरुकुल का माने खाली वेद और उपनिषद पढ़ाए जाते होंगे। गुरुकुल हमारे देश में इंजीनियरिंग के भी हुए हैं, जहाँ सिविल इंजीनियरिंग पढ़ाई जाती थी, कंस्ट्रक्शन। गुरुकुल हमारे देश में एस्ट्रोफिजिक्स के हुए हैं, जो आज का आधुनिकतम शास्त्र माना जाता है। गुरुकुल हमारे यहाँ केमिस्ट्री के हुए हैं, गुरुकुल हमारे यहाँ सर्जरी के हुए हैं, गुरुकुल हमारे यहाँ मेडिसिन के हुए हैं, गुरुकुल हमारे यहाँ मेटलर्जी के हुए। मेटलर्जी जिसको हम धातु विज्ञान कहते हैं, उसके हमारे यहाँ सैकड़ों गुरुकुल रहे हैं। तो 18 से ज्यादा विषय पढ़ाए जाने वाले गुरुकुल थे, और हर गुरुकुल में संस्कृत, वेद और उपनिषद ये अनिवार्य था। इसलिए वेद सबको मालूम था, उपनिषद सबको आते थे। सृष्टि बनाने के लिए तत्वों की आवश्यकता पड़ी। भगवान ने 5 तत्व अपने नाम से प्रकट किए। भगवान नाम में कितने अक्षर हैं? 5। पहला अक्षर कौन सा है? भा। तो भगवान ने भा से की भूमि प्रकट। दूसरा अक्षर क्या है? गा। गा से भगवान ने गगन प्रकट किया, गगन यानी आकाश। तीसरा अक्षर क्या है? वा। वा से भगवान ने वायु प्रकट की। चौथा अक्षर क्या है? आ। आ से भगवान ने अग्नि प्रकट की। 5वां अक्षर क्या है? ना। ना से भगवान ने नीर प्रकट किया, नीर यानी जल। आपने देखा कुत्ता कैसे पानी पीता है? कुत्ते को सुना कभी डायबिटीज होता है? चिड़िया होती है ना, कैसे पानी पीते हैं? एक चोंच में एक ड्रॉप उठाएगी, फिर पिएगी, फिर थोड़ी देर रुकेगी, फिर दूसरी ड्रॉप, फिर पिएगी, फिर रुकेगी। चिड़िया को ना संधिवात होता है, ना जॉइंट्स पेन होता है, ना डायबिटीज होता है, ना कैंसर होता है, ना हाइपरटेंशन होता है, ना माइग्रेन होता है, कुछ नहीं होता। वो स्वस्थ है, मस्त है। हमको ये सब क्यों होता है? जिस भगवान ने चिड़िया बनाई है उसी ने हमको भी बनाया। बस वो खाने पीने का ध्यान रखती है। चिड़िया कभी रात को नहीं खाती, मनुष्य रात के 12-12 बजे भी खाता है। चिड़िया कभी भी खाने के साथ पानी नहीं पीती। सब जानवर इस नियम का पालन करते हैं। जो सबसे मूर्ख भैंस है वो भी इसका पालन करती है, लेकिन मनुष्य जो है ना, वो भैंस से भी गया पीता है। वो खाने के साथ घटाघट 2 गिलास, 3 गिलास, 5 गिलास पीते रहे। आयुर्वेद में ये सूत्र है, भोजनांते विषम वाणी, माने भोजन के अंत में पानी पिया तो विष पी लिया। वकीलों का एक वर्ग है, काला कोट पहन के भयंकर जून की गर्मी में अदालत में बहस कर, और पसीना पसीना हो जाए, कोट पूरा भीग जाता है और उसका कॉलर सफेद सफेद हो जाता है पसीने से। लेकिन काला कोट इनका आज तक नहीं उतरा इस देश में। अंग्रेजों के जमाने में ये काला कोट पहना जाता था, अब क्यों पहन रहे हो? काला रंग गर्म देश में अच्छा नहीं होता, क्योंकि ऊष्मा का अवशोषक है और अंदर से गर्मी को निकलने नहीं देगा। हमारे लिए तो सफेद रंग, हल्के कलर अच्छे होते। जहाँ ठंड बहुत होती है उनको काले रंग ठीक। हमने हमारा दिमाग बंद कर रखा है, हम चाहते हैं इसको खोलिए, तर्क करिए अपने आप से कि क्यों हम ये कर रहे हैं। भगवान की नाभि से हुए कमल, कमल से हुए ब्रह्मा जी, ब्रह्मा जी से हुए मनु शतरूपा, मनु शतरूपा की हुई 5 संतानें, 3 पुत्रियां 2 पुत्र, आकुति, देवहूति, प्रसूति, ये 3 पुत्रियां, प्रियव्रत और उत्तानपाद, ये 2 पुत्र। इन्हीं 5 संतानों की वंश बढ़ा और हम आप हो गए इतने लोग। प्रारंभ है तो बताओ हम किसके वंशज हुए? ब्रह्मा जी के। एक प्रमेय होती है, एक थ्योरम है, वो हम लोग पढ़ते हैं बचपन में 9वीं 10वीं कक्षा से लेके 12वीं तक हम उसका इस्तेमाल करते हैं। वो थ्योरम को पाइथागोरस थ्योरम कहते हैं। पाइथागोरस का जन्म हुआ ईसा से 8 शताब्दी पहले, और ईसा के 15वीं शताब्दी पहले के भारत के गुरुकुलों के रिकॉर्ड्स बताते हैं कि पाइथागोरस हमारे यहाँ था। हम उसको बोधायन प्रमेय के रूप में पढ़ते हैं। बोधायन एक महर्षि हुए, उनके नाम से वो प्रमेय पढ़ाई जाती थी भारत में ईसा के जन्म के 15 शताब्दी पहले, माने आज से लगभग 3500 साल पहले वो प्रमेय भारत में पढ़ाई जाती थी बोधायन प्रमेय के नाम से। ये सबसे पहले बोधायन महर्षि की देन है, जिसके आधार पर सारी दुनिया ने सीखा। पाइथागोरस ने बेईमानी करके और चालाकी करके उसको अपने नाम से प्रकाशित करवा दिया, और वो आज तक सारी दुनिया इसी भ्रम में जी रही। तो उत्पादन के आंकड़े हैं भारत के अंग्रेजों के दस्तावेजों पर से आधारित कि भारत का उत्पादन पूरी दुनिया में 43% होता था, और इस समय अमेरिका, चीन और जापान तीनों को मिला दें तो तीनों का कुल उत्पादन पूरी दुनिया में 45% है। माने 3 देशों के बराबर का उत्पादन भारत में आज से 175 साल पहले तक था। और आमदनी के स्तर के जो आंकड़े हैं भारत के, 27% आमदनी सारी दुनिया की भारत के कंट्रोल में होती थी। माने भारत 27% दुनिया के बाजार की आमदनी अपने पास लेता था, और उत्पादन इतनी चीजों का होता था जो दुनिया के बाजार में धड़ल्ले से बिकती थी। भगवान राम सिर्फ हिंदुओं के हैं क्या?
दुनिया में कोई एक देश बताइए जहां की फर्स्ट लेडी मानती है कि मेरी वंशावली भगवान राम से है, तो वो है साउथ कोरिया। तो जाके चेक कर लीजिए, साउथ कोरिया बाय एंड लार्ज नास्तिक देश, 60% लोग कोई धर्म नहीं मानते और बाकी मानते हैं तो कुछ क्रिश्चियन है, कुछ बुद्धिस्ट है। दुनिया में एक ही देश है जहां का किंग टाइटल होल्ड करता है किंग रामा द 10th, वो है थाईलैंड। इट इज नॉट ए हिंदू कंट्री। दुनिया में एक ही देश है जहां के नेशनल ब्रॉडकास्टर पर डे रामायण आती है, वो है इंडोनेशिया। दुनिया का सबसे बड़ा मुस्लिम कंट्री, इट्स नॉट ए हिंदू कंट्री। फैराहो जो इजिप्ट के बड़े राजा थे, फैराहो की डायनेस्टी का पहला राजा कौन है, जाके चेक कर लीजिएगा, रामसेस। तो भगवान राम इतने व्यापक थे। महर्षि आर्यभट्ट ने जो सारी दुनिया को बताई वो ये कि सूर्य जो है इसमें बहुत सारे काले धब्बे हैं, और ये काले धब्बे की जो थ्योरी है इसको स्टीफन हॉकिंग्स नाम के एक आधुनिक वैज्ञानिक ने अपने नाम से लिखवा लिया है और वर्ल्ड पेटेंट ले लिया है, ब्लैक होल थ्योरी। आप में से कुछ लोग अगर थोड़ा फिजिक्स पढ़े होंगे तो आपने पढ़ा होगा ब्लैक होल थ्योरी। ये ब्लैक होल थ्योरी को सारी दुनिया मानती है, स्टीफन हॉकिंग्स की खोज है। लेकिन महर्षि आर्यभट्ट ने स्टीफन हॉकिंग्स के जन्म से हजारों साल पहले बता दिया कि सूरज निरापद नहीं है, इसमें ब्लैक होल्स हैं, काले विवर है, और वही उसके जीवन का कारण है। जो धोती होती है या लुंगी होती है जो बिना सिला हुआ कपड़ा है, इसको पहनने के लिए आप चाहे तो सैकड़ों तरीके से पहन सकते। धोती को बांधना हो तो असमिया तरीके से बांधा जा सकता है, बांग्ला तरीके से बांधा जा सकता है, मराठी तरीके से बांधा जा सकता है, गुजराती तरीके से बांधा जा सकता है, उत्तर भारतीय तरीके से बांधा जा सकता है। भारत में जितने प्रांत हैं उतने तरीके से आप धोती को बांध सकते हैं, क्योंकि वो बिना सिला हुआ है। पैंट को एक ही तरीके से बांध सकते हैं क्योंकि वो सिला हुआ है। हमारे देश की शिक्षा में यह स्थिति रही, अगर मैं किसी से पूछूं कि चोल वंश के 3 राजाओं का नाम बताओ तो शायद 10 में से 9 लोगों को नहीं पता होगा, मगर मुगल वंश के बताओ तो धड़ आदमी बता देता है। अब चोल क्या थे वो मैं बताने का प्रयास करता हूँ। हमारी उस जमाने की नेवी थी, सोचिए इंडोनेशिया से लेके कंबोडिया, जावा, सुमात्रा तक जो प्रभाव दिखता है चोल साम्राज्य का, और बहुत स्ट्रक्चर दिखाए जाते हैं जो इसीलिए कहा जाता है ये भारत के प्रतीक थे। मान्यवर जाके देखिए, चोल राजाओं के द्वारा बनाया गया तंजावुर का बृहदेश्वर मंदिर बगैर नींव के बना हुआ मंदिर, और उस मंदिर की खासियत यह है कि उसके ऊपर 80 टन का पत्थर रखा है। आज तक कोई ऐसी टेक्नोलॉजी नहीं जो 80 टन को उसके ऊपर पहुंचा दे। चोल साम्राज्य वो है जहां विश्व के इतिहास में पहली बार वोटिंग के द्वारा इलेक्ट होने का उदाहरण है। यह है चोल साम्राज्य का प्रभाव। तुलना संभल के करिए, चोल सृजन के लिए जाने गए, मुगल विध्वंस के लिए। हमारे ऋषि मुनि कहते हैं कि जो लोग सबसे ज्यादा स्वस्थ होते हैं उनको संडास घर में सबसे कम समय लगना चाहिए। जो आधा पौना घंटा भर बैठ लिए तो आप सबसे ज्यादा बीमार आदमी है। 2-3-4 मिनट में गए और बाहर आ गए तो आप बहुत स्वस्थ आदमी है। तो ये स्वस्थ होने के लिए सुबह का पानी कितनी मदद करता है, ये 2 बातें हमारे ऋषि मुनि हजारों साल पहले कह के चले गए। अब जापानियों ने 40 साल इस पे रिसर्च किया और अरबों डॉलर फूंक दिए। अब वो 2 ही बातें वो भी कह रहे हैं, यही बातें कह रहे हैं जो हमारे ऋषियों ने हजारों साल पहले कहे। इसी तरह से एक हमारे यहाँ पानी का नियम बताया गया, पानी बैठ के पियो, कभी भी खड़े होके मत पियो, पानी घूट घूट पियो, हमेशा सिप सिप करके पियो, ठंडा पानी कभी मत पियो। ये छोटे छोटे सूत्र हैं स्वस्थ व्रत के। आपका जो ब्रेकफास्ट है ना वो हैवियर से हैवियर होना चाहिए, भारी से भारी। जितना खाते हैं ज्यादा भी खा लीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ता। सुबह के नाश्ते में भरपेट खाइए। दोपहर का भोजन अगर आप कर रहे हैं तो इसको थोड़ा कम करिए, नाश्ते से 1/3 कम कर दीजिए, और रात का भोजन दोपहर के भोजन का 1/3 कर दीजिए। अब सीधे से मैं कहता हूँ, अगर आप सवेरे 6 रोटी खाते हैं तो दोपहर को 4 ले लीजिए और शाम को 2 ले लीजिए। अगर आपको आलू का पराठा खाना है या गोभी का पराठा खाना है, आपकी जीभ स्वाद के लिए मचल रही है, तो भागवत जी कहते हैं कि सब कुछ सवेरे खाओ। आप आइंस्टाइन की अगर कहानी पढ़ोगे तो आइंस्टाइन तो 9 कक्षा के आगे पढ़ नहीं पाया, कभी निकाल दिया स्कूल ने उसको, क्योंकि वो कुछ और सोचता रहता था। स्कूल ने निकाल दिया, और निकालने के बाद सारी दुनिया में E=mc² का जो सिद्धांत दे दिया, सारी दुनिया उसका गुणगान करती है। और एक ऐसे आदमी को पूछती है जो स्कूल में 9 क्लास के आगे बढ़ा ही नहीं। मतलब मैं कहना चाहता हूँ, 9 पढ़ जाए, 10 पढ़ जाए, 12 पढ़ जाए, 16 पढ़ जाए, इससे कुछ लेना देना नहीं। ज्ञान जो है ना, डिग्रियों से नहीं तौला जाता। ज्ञान अलग चीज है, डिग्रियां बिल्कुल अलग चीज है। अंग्रेजों ने हमको उल्टा फंसा दिया, ज्ञान आधारित हिंदुस्तान को डिग्री में फंसा दिया। अब हम किसी की भी परीक्षा लेते हैं तो भाई तुम्हारे पास डिग्री क्या है? डिग्री कोई महत्व की नहीं होती। चरक ऋषि की क्या डिग्री थी? सुश्रुत ऋषि की क्या डिग्री थी? सांख्य दर्शन की जिन्होंने पूरे दुनिया को बता दिया, उनकी क्या डिग्रियां थी? खगोल शास्त्र में इतने बड़े बड़े रिसर्च हो गए। आज दुनिया कहती है कि प्लूटो ग्रह नहीं है। हिंदुस्तानियों ने तो 14वीं शताब्दी में कह दिया था कि प्लूटो ग्रह नहीं। अब दुनिया मानती है कि प्लूटो ग्रह नहीं।
सूर्य की दूरी पृथ्वी से कितनी है ये आज बोलते हैं, 9वीं शताब्दी में तो हिंदुस्तानियों को मालूम था कि सूर्य और पृथ्वी की दूरी कितनी है। तो ये जितनी महान बातें करने वाले लोग, इनके पास किसी के पास डिग्री नहीं थी, ज्ञान था। ज्ञान ऊंचा होता है, डिग्री नहीं होती। तो हम वही ज्ञान आधारित शिक्षा और विद्या लाना चाहते हैं। कई बार ये मांसाहारी लोग एक कुतर्क देते हैं कि मांस में प्रोटीन ज्यादा मिलती है, और प्रोटीन का दूसरा हमारे पास कौन सा स्रोत है अगर हम मांस नहीं खाएं तो। आपको सुनकर ताज्जुब होगा, हैरानी होगी कि मांस में जितनी प्रोटीन मिलती है लगभग उतनी ही और उससे थोड़ी ज्यादा प्रोटीन हमको दालों में मिलती है। अगर आप 1 किलो मांस खाते हैं और 1 किलो मांस में जितनी प्रोटीन आपको मिलनी है उससे ज्यादा प्रोटीन 1 किलो मूंग की दाल खा लो, उसमें मिल जाएगी। 1 लीटर दूध पी लो, उसमें उससे ज्यादा प्रोटीन आपको मिल जाएगी। अगर आपको कैल्शियम चाहिए और कैल्शियम के साथ साथ दूसरे माइक्रो न्यूट्रिएंट्स चाहिए तो 1 किलो मांस खाने से अच्छा 1 लीटर गन्ने का रस पी लो, 1 लीटर संतरे का रस पी लो, 1 लीटर मौसम्मी का रस पी लो, गाजर का रस पी लो। मांस से तो कई गुना सस्ता, प्रोटीन देने में आगे है, हजम बहुत जल्दी हो जाता है, पाचन उसका बहुत जल्दी हो जाता है। हर स्थिति में शाकाहारी भोजन मांसाहारी भोजन से क्वालिटी में बहुत अच्छा है और कीमत में बहुत सस्ता है। सबसे आसानी से कैल्शियम हमारे यहाँ उपलब्ध है चूने के पत्थर के रूप में। मामूली सी मात्रा जीरे के दाने के बराबर, गेहूं के दाने के बराबर दही में, नहीं तो दाल में, नहीं तो सब्जी में, नहीं तो पानी में आसानी से खाया जा सकता है और बहुत बड़ा कैल्शियम का स्रोत है। भगवान ने इतना बड़ा कैल्शियम का स्रोत इस देश को दिया है, शायद ही किसी देश में होगा। वो चूने का पत्थर ही है जिससे हम सीमेंट बना रहे हैं, वो चूने का पत्थर ही है जो 20 तरह के उद्योग में जा रहा है। वो ही चूना हमारे मरीजों के कैल्शियम की पूर्ति में बहुत बड़ी भूमिका निभा सकता है। कि तंबाकू के साथ मत खाओ। जब गर्मी का सीजन है तब तक नीम के दातुन की बात करिए, नहीं तो बबूल का दातुन, नहीं तो मदार का दातुन, लेकिन गर्मियों में सबसे अच्छा नीम है। और सर्दियों के दिन में अमरूद के पेड़ का दातुन सर्दियों में सबसे अच्छा। बारिश के दिनों में जो वो बोलते हैं तो आम का भी कर सकते हैं, अर्जुन का भी कर सकते हैं। और आप बोलेंगे जी पूरी जिंदगी अगर नीम का ही दातुन करें तो कर सकते हैं। 3 महीने लगातार करके थोड़े दिन छोड़ देना, फिर 3 महीने कर ले। तो फिर आप बोले थोड़े दिन छोड़ दिया तो क्या करें, उस दिन दंत मंजन कर लेना। दंत मंजन के लिए वो ये कहते हैं कि आप जिस एरिया में रह रहे हैं वहाँ का तेल, वहाँ जो उपलब्ध लवण माने नमक है, वहाँ की उपलब्ध हल्दी, ये तीनों मिलाकर आप पाउडर बना के दांत पे घिस सकते हैं। ये बहुत अच्छा दंत मंजन उन्होंने माना। हमारे देश के साधारण जो नागरिक हैं उनके दिमाग में एक वायरस घुस गया है। वो वायरस है कि जितनी महंगी दवा उतनी अच्छी, जितना महंगा ताकत का टॉनिक उतना अच्छा, जितना ज्यादा फीस ले डॉक्टर उतना अच्छा। ये गलत एक वायरस घुस गया हमारे देश के नागरिकों के मन कि ज्यादा फीस ले रहा है तो अच्छा डॉक्टर है, खूब दवाएं लिख रहा है, एक छोटी बीमारी के लिए 15-16 दवाएं लिख रहा है तो बहुत अच्छा डॉक्टर है, फिर ऊपर से इंजेक्शन ठोक दे तो और अच्छा डॉक्टर है। ये वायरस आप निकाल दीजिए। आप जानते हैं सुबह जो है ना वात ज्यादा होता है शरीर में, सुबह दोपहर को पित्त ज्यादा होता है, शाम को कफ ज्यादा होता है। तो 24 घंटे में जो वात पित्त कफ ऊपर नीचे होता रहता है तो सब्जियों में उसी के हिसाब से औषधियां डाली जाती है। तो मेरी दादी को मैंने देखा था कि दोपहर की सब्जी बनाएगी तो अजवाइन जरूर डालेगी उसमें, और वही सब्जी रात को बनाती थी तो अजवाइन नहीं डालती थी। कि अजवाइन जो है पित्त नाशक है और दोपहर को पित्त बढ़ता है, आप जानते हैं, और वो स्वाभाविक है क्योंकि खाना खाने के लिए पित्त बढ़तना ही चाहिए। तो उस समय अजवाइन डाली जाती है सब्जी में, क्योंकि दोपहर को ही शरीर को अजवाइन की जरूरत होती है पित्त को सम पे लाने के लिए। दुनिया में सबसे पहला सिक्का कॉइन जिसको हम कहते हैं वो भारत ने बनाया और सारी दुनिया को सिक्का बनाना सिखाया। ये जो सिंधु घाटी की सभ्यता का अगर आप इतिहास पढ़ेंगे तो आज से 3-3.5 हजार साल पहले का इतिहास है। उसमें सिक्के बनाने का बहुत विस्तार से वर्णन है और सिक्के की ढलाई करने के लिए बहुत सारी फैक्ट्रियों की जानकारी। इसी तरह से पारा बनाना सारी दुनिया को हमने सिखाया। मरकरी जो सबसे मुश्किल है, सबसे जटिल है, वो पारा बनाने का चरक संहिता में बहुत विस्तार से वर्णन है। जस्ता बनाना, जिंक, सारी दुनिया को भारत में सिखाया। हमसे पहले कोई नहीं जानता था कि जस्ता कैसे बनता है। और 13वीं शताब्दी में भारत में एक पुस्तक लिखी गई, उसका नाम था रस रत्न समुच्चय। उस पुस्तक में जिंक बनाने का बहुत विस्तार से वर्णन। भारत के बारे में एक रोचक जानकारी मैं देना चाहता हूँ आपको कि दुनिया के सारे धर्मों की जड़ भारत में है। कोई देश ये नहीं कह सकता कि हमने ये धर्म अपने यहाँ से शुरू किया, क्योंकि मूल बात हमारे पास है। तो सभी धर्मों का
प्रादुर्भाव हमारे शिक्षा में से हुआ होगा, हमारी सभ्यता संस्कृति में से हुआ होगा। प्रचंड भंडार है जो भारत ने दिया है। आप गर्व से कहिए, गौरव से कहिए कि विमान का आविष्कार हमने किया, बर्फ का आविष्कार हमने किया, स्टील का आविष्कार हमने किया, खगोल शास्त्र का सारा ज्ञान दुनिया को हमने दिया, गणित में नंबर सिस्टम हमने दिया, वर्गमूल दिया, घनमूल दिया, वैदिक गणित के सूत्र दिए। इतना कुछ दुनिया को हमने दे दिया है कि दुनिया हमारा सैकड़ों बार आभार व्यक्त करे तो भी वो कम। भारत के बारे में तब मुझे ज्यादा पता चला जब मैंने विदेशों में घूमना शुरू किया। भारत में आप दुनिया का कोई भी मौसम देखना चाहें तो इस देश की सीमा में ही है। आपको स्विट्जरलैंड की बर्फ देखनी है, जम्मू कश्मीर में आ जाइए। आपको ब्राजील और मैक्सिको की बारिश देखनी है तो चेरापूंजी में आ जाइए। अगर आपको ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड का दलदल देखना है तो उड़ीसा और बंगाल में आ जाइए। अगर आपको अफ्रीका का रेगिस्तान देखना है, सहारा, तो जैसलमेर में आ जाइए। चिलचिलाती हुई धूप देखनी है तो कर्नाटक में कुर्ग आ जाइए। दुनिया के सबसे अच्छे सुनहरे जंगल देखने हैं तो डेक्कन के ट्रैप पर आ जाइए। सब कुछ इस देश में है। दुनिया के 16 क्लाइमेटिक जोन्स इस देश में है, बाकी सभी देशों में 2 या 3 ही क्लाइमेटिक जोन्स हैं। इसलिए शायद भगवान को भी भारत में जन्म लेने की इच्छा रहती है। एक महान महर्षि हुए भास्कराचार्य, उन्होंने गणित की सबसे पहली पुस्तक लिखी लीलावती, जिसका नाम लीलावती जो थी वो महर्षि भास्कराचार्य की बेटी थी। बेटी को जो सिखाते थे गणित में वही सब उन्होंने लिखा पुस्तक में। और लीलावती के बारे में कहा जाता है कि इतना तीव्र बुद्धि वो बेटी थी कि पेड़ के पत्ते गिन सके। और जब भी उसको पेड़ के पत्ते गिनने के लिए कहा गया तो वास्तव में उतने ही पत्ते निकलते थे जितने होते थे। और उसको कहा जाता था कि तुम्हारी बुद्धि बहुत तेज चलती है, तो कहती थी वो पिताजी की कृपा है, उन्होंने मुझे गणित सिखाया। उस लीलावती के नाम से पुस्तक प्रकाशित हुई, महर्षि भास्कराचार्य की गणित की पहली पुस्तक। और सारी दुनिया ने उस पुस्तक को आधार बनाकर अपने यहाँ गणित का कोर्स बनाया है, सिलेबस। दुनिया में सबसे पहला जो उपकरण माना जाता है ना, सबसे पहला उपकरण वो है पहिया, व्हील, चक्र। ये भारत में बना। उस पहियों को हमने बैलगाड़ी में लगाया और बैलगाड़ी को चलाया। दूसरों ने उस पहियों को हवाई जहाज में लगाया, उसमें चलाया। पहिया तो एक ही है, वो हवाई जहाज में लगे या बैलगाड़ी में। और फिर हमने दुनिया का सबसे पहला कृषि उपकरण दिया। पूरी दुनिया को मालूम नहीं था उसके बारे में, हल, खेत में जोतने वाला हल, 1 फल वाला हल, 2 फल वाला हल, 3 फल वाला हल, जिसको तिफारा कहते हैं। ये तीनों तरह के हल सबसे पहले भारत में बने और दुनिया ने हमसे खेती करना सीखा हल चलाकर। गाय पालता है हिंदू, काटता है कसाई। क्यों? हिंदू बेच देता है, कसाई काट देता है। और हिंदुओं को पूछो भाई गाय क्यों बेची, कहने लगे जी दूध नहीं देती। दूध तो थोड़े दिन के बाद अपनी अम्मा भी नहीं देती, उसको भी बेचोगे? गाय अपनी माँ के जैसी है, उसको कभी बेचना नहीं, किसी कसाई को देना नहीं, बहुत पाप पड़ेगा। अगर उसकी मृत्यु होती है तो ऐसे ही उसका अंतिम संस्कार करो जैसे अपने घर के लोगों का किया जाता है। अच्छा सा खड्डा खोद के उसको गाड़ दो और जहाँ गाय को दफन किया वहाँ आम का एक पेड़ लगा देना। 3 साल में वो पेड़ इतने फल देगा कि आप तोड़ते तोड़ते थक जाएंगे। और शादी कैसे टूटती है? मेरा एक दोस्त है, उसकी अभी शादी हुई है 21वीं, 20 टूट चुकी है। अब मैं एक बार उसको पूछा भैया तुम्हारी पहली शादी क्यों टूट गई? उसने कहा यार मेरी बीवी जो थी मेरा टूथब्रश इस्तेमाल कर लिया, मैंने उसको तलाक दे दी। आप सोचो, पत्नी ने टूथब्रश ले लिया, टूट गई शादी। फिर दूसरी क्यों टूटी? उसने कहा मेरी दूसरी बीवी को बिल्ली पसंद थी, मुझे कुत्ता पसंद है। फिर तीसरी कैसे टूटी? उसने कहा तीसरी बीवी को वो सेंट पसंद नहीं आता था जो मुझे पसंद आता है, शादी टूट गई। फिर चौथी कैसे टूटी? 5वीं। ऐसे ही साधारण बातों पर शादियां टूट जाती हैं। वहाँ सब कुछ समझौता है, खोखलापन है, गहराई कुछ नहीं है। उनकी नकल आप क्यों कर रहे हैं? हमारे यहाँ शादी समझौता नहीं है, आत्मा का मिलन है।